जी, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर यासीन उर रहमान साहब मौजूद हैं। आप पीएचडी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में, और इसके अलावा आप एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक पार्लियामेंट्री कैंडिडेट भी हैं। यासीन उर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उस पर अगर आप उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली एनालाइज करें, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ। उस वक्त पाकिस्तान पे जो बैरूनी कर्जा था, एक्सटर्नल लोन्स जो थे इंटरनेशनल के, वो तकरीबन 6,000 अरब रुपए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अग्रेसिवली बोरोइंग की, बहुत ज्यादा बोरोइंग की, बेसिकली टू स्पेंड मनी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रोजेक्ट्स पे। अब उसकी वजह से ये हो गया कि पीपल्स पार्टी के दौर में इन द बिगिनिंग इन्फ्लेशन जो थी पाकिस्तान में उस वक्त वो 34% पे चली गई थी। तो जब वो इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी पीपल्स पार्टी ने क्रिएट की, उन्होंने वो पास ऑन की नून लीग को। अब नून लीग ने क्या किया कि उन्होंने इकोनॉमिकली कंट्रीज को डेवलप करने की बजाय मीन्स के ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए जहां से आपको कोई प्रोडक्टिविटी हो, आपकी जो ज़र मुबादला आप कमा सकें, आपकी इंडस्ट्री की पोजीशन बेहतर हो। उन्होंने भी अग्रेसिवली इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोन्स लेके, जो पैसे लोन्स में लिए उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाया जिसमें से मुल्क के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट ना हो सकी। अब ये यानी बारो करते रहे, पैसे कर्जे पे लेते रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं की कि उसका कोई रिटर्न हो और वो कर्जे हम उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से वापस कर सकें। ये तो सियासी बात हुई कि ये प्योरली आप इकोनॉमिकली आप बता रहे हैं। मैं प्योरली इकोनॉमिकली, दिस इज नथिंग टू डू। ये जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, आप जब नून लीग की हुकूमत गई तो उसने तकरीबन 30,000 अरब रुपए के करीब जो है कर्जा हो गया। आपका 6,000 से 30,000 अरब के करीब कर्जा चला गया। और वो इस दौर में जो कर्जा का लोन्स की रीपेमेंट थी, यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो भी कर्जा लेके ही करते रहे। और जो आपका डेफिसिट था, यानी खसारा बजट में, आपकी इनकम कम है, आपका खर्चा ज्यादा है, वो भी आप लोन के जरिए पूरा करते रहे। अब इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो एक तो उनके लिए सबसे, अगरचे नून लीग का क्लेम है कि जी हमारी ग्रोथ थी 5.2%। लास्ट 10 इयर्स जो पिछले गए हैं, पिछले 10 साल जो गए हैं ना, उसमें प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं की गई। और जब मुशर्रफ ने छोड़ा था उस वक्त बेहतर थे हालात, उस वक्त बहुत बेहतर थे, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल लोन्स था वो बिल्कुल कम था, 6,000 अरब रुपए के करीब था, वो भी मिनिमल था। तो जब इन दो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने ऐसा मेस इकोनॉमिकली क्रिएट किया कि अब जब पीटीआई को हुकूमत मिली है तो उनके विरसे में सबसे ज्यादा कर्जा, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोन है, इनके विरसे में आया। अब साथ में उनको जो इकोनॉमिक कंडीशंस मिली जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, वो इतनी सूटेबल नहीं, क्योंकि दुनिया की आप इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें तो दुनिया में ही इस वक्त मेल्ट डाउन है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन जिसको हम कहते हैं। बाकी मुल्कों में, यूरोप में, फ्रांस में, आप जहां भी जाएं देखें, ग्रीस की इकोनॉमी के साथ जो हुआ, स्पेन की इकोनॉमी के साथ जो हो रहा है, क्योंकि उनके भी एक्सटर्नल लोन्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब जो इमरान खान की गवर्नमेंट को जो विरसे में इकोनॉमिक सिचुएशन मिली है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये कोई 6 महीने में यानी 1 साल में फिक्स नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मेरा पूरा यकीन है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी के साथ चलती रही तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। और असद उमर वज़ीर खजाना का इकोनॉमी को, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर न करने का कितना कसूरवार लोग समझ रहे हैं कि वही कसूरवार है? कितना ब्लेम आप समझते हैं उनका जायज है? असद उमर ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक को मैक्रो लेवल पे स्टेबलाइज किया जाए। जिस तरह, क्योंकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम थे, उनको आपने अपने दोस्त ममालिक से मदद लेके उनको रीबिल्ड किया। उसमें ऑब्वियसली जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बैड हो तो डॉलर की प्राइस भी आपके कंट्रोल में नहीं रही। उसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है, पैसों के साथ बैठा हुआ है, उसने भी इतनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया कि इकोनॉमिक सिचुएशन को किसी तरह से स्टेबलाइज किया जाए। असद उमर साहब का जो मेरे नजदीक जो उनका डाउनफॉल है
उस एक चीज में, ये नहीं है कि उन्होंने इकोनॉमिक को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया। उस असद उमर ने अपने तौर पे बहुत सारी एफर्ट्स की हैं और कोशिश भी की है। असद उमर को चाहिए था कि जिस तरह आज इमरान खान साहब ने एक इकोनॉमिक टीम फॉर्म की है, असद उमर को चाहिए था कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, माशी एक्सपर्ट हैं, जिस तरह शौकत तरीन या बाकी दूसरे लोग हैं जिनकी एक टीम बनाई गई है, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, असद उमर को यह टीम फॉर्म करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वन मैन शो नहीं हो सकता था इकोनॉमिक सिचुएशन को। अगर 8 महीने पहले जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, उस वक्त हम IMF के पास चले जाते, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस वक्त पाकिस्तान में है, क्या वो इसी तरह होते या इससे डिफरेंट सूरत हाल होती? उसमें थोड़ी सी सिचुएशन आपकी डिफरेंट हो जाती, क्योंकि आपके पास ज़र मुबादला आ जाता और आपकी इकोनॉमी को मोर स्टेबिलिटी मिल जाती, क्योंकि बिकॉज आप इन द बिगिनिंग IMF के पास नहीं गए, लेकिन उस वक्त अगर IMF के पास जाते भी तो वो भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी। उसकी वजह यह थी कि IMF ने वो शराइत रखनी थी जो उनके अपने मफादात में होती, क्योंकि उनके साथ निगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो इसमें जो डिले हुआ है, देखें, उसमें भी आप कह सकते हैं कि डिले नहीं होना चाहिए था, स्ट्रेट वे जाना चाहिए था, क्योंकि इवेंचुअली हमने IMF के पास जाना है, हमारे पास और तो सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है, और दूसरा वे अराउंड भी नहीं है कि इकोनॉमी को किस तरह टर्न अराउंड किया जाए। अब सबसे जो असद उमर का जो इशू है वो ये है कि उनको ये टीम फॉर्म करनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान को इतना कॉन्फिडेंस था असद उमर पे, और उन्होंने कहा था जी कि ये बंदा जो है डिलीवर कर सकता है, और उसमें नो डाउट कि असद उमर साहब डिलीवर कर भी सकते हैं। लेकिन देखें, एक बंदा अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब इतना बड़ा मैस हो तो आपको चाहिए था कि आप एक अपनी इकोनॉमिक टीम फॉर्म करते। और दूसरा जो असद उमर का डाउनफॉल था, देखिए, मैक्रो लेवल पे तो स्टेबलाइजेशन प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी पर्सनालिटी थी, आपके दोस्त मुल्कों ने पैसे दिए, आपने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली, लेकिन माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक को टोटली कंट्रोल नहीं किया असद उमर ने। जिस तरह आप कहते हैं ना, माइक्रो लेवल पे इन्फ्लेशन हुई, प्राइसेस ऊपर चली गई। हफीज शेख ने रिप्लेस किया है नए वजीर खजाना की हैसियत से असद उमर को। इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ये ठीक कर लेंगे, और फिर हफीज शेख को जो है वो मुंतखब करने का या उनको इस ओहदे पर लाने का जवाब क्या बनता है इमरान खान? एक तो हफीज शेख साहब के क्रेडिट में ये जाता है कि उनके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स का नॉलेज है। He has worked as an economist. उन्होंने डिफरेंट जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक हो गया या दूसरे इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ काम किया है। उससे जो है कॉन्फिडेंस फैक्टर जो है और निगोशिएशन स्किल्स उनके पास बेहतर होंगी। लेकिन अगर हम कर्जा लेते हैं तो वो हमें मददगार साबित हो सकता है। लेकिन हफीज शेख साहब जो है, सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन ये है उनकी कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है बहुत मुश्किल हालात से जा रही थी इकोनॉमिकली। उस वक्त इन्फ्लेशन जो थी वो 34% के करीब थी पाकिस्तान में, यानी इतनी ज्यादा महंगाई थी कि हिस्टोरिकली इतनी इन्फ्लेशन पाकिस्तान में उससे पहले कभी नहीं हुई। तो हफीज शेख साहब का रिकॉर्ड ये शो करता है कि उस वक्त इन्होंने आके पीपल्स पार्टी के दौर में अगरचे एक्सटर्नली बोरोइंग करके जो भी किया था, लेकिन लोगों से जो बर्डन था इन्फ्लेशन का वो कम किया था, उसको रिड्यूस करने में इन्होंने हेल्प की थी, और इकोनॉमिक सिचुएशन को माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे इन्होंने उसको मैनेज किया था। जो इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है और इमरान खान की जरूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक बार स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि बोरोइंग तो आपने करनी है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक्सटर्नल IMF से आप लोन लेंगे, इनको किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीजनरेट करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, यानी इस पैसे से आप दोबारा किस तरह पैसा कमाएंगे, और आपके मुल्क के अंदर जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, जो खसारा है, वो कम होगा, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, आप जो एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे। तो अब ये जो अच्छा, आप बरतानवी पाला पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा, अभी लोकल इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, मुझे ये फरमाइएगा कि कहाँ किस जमहूरी मुल्क में ये होता है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको काबीना में लाया जाए, और जो 350 जो MNAs हैं पाकिस्तान की असेंबली में, उनको मिनिस्ट्रियों से हटा दिया जाए,
और टेक्नोक्रेट्स जो है वो लाए जाए। फिर लोग ये भी एतराज करते हैं कि दूसरी पार्टियों से जो अजमुदा लोग हैं, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग या मुशर्रफ के दौर के जो लोग हैं, वो इमरान खान साहब जो है वो अपनी काबीना में ले रहे हैं, और फिर ये इनकी कोई तैयारी भी नहीं थी। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखें ये बड़ा अनरीजनेबल सवाल है जी कि इमरान खान बाहर से लोगों को क्यों ले रहे हैं, दूसरी जमातों से क्यों ले रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों को क्यों ले रहे हैं। देखें, दुनिया की वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में आपकी गवर्नमेंट के साइड पे सर्टेन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अदारे होते हैं जो आपकी पॉलिसी यूनिट फॉर्म करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। जो आपके मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो भी स्पेशलिस्टी के साथ, स्पेशल एजुकेशन के साथ, स्पेशल नॉलेज के साथ वो आते हैं अपनी पार्लियामेंट में, और उसके बाद उनके पास जो चांसलर फॉर एग्जांपल यूके का होगा, उसके पास इकोनॉमिक नॉलेज होगा तो वो चांसलर बनेगा ना। बदकिस्मती से इमरान खान साहब को जो भी टीम मिली है उसमें इस किस्म के इकोनॉमिक एक्सपर्ट लोग इलेक्टेड नहीं है, स्पेशलिस्ट लोग जो आपको चाहिए। लेकिन वो नहीं ये है। आपको भी पता था, दुनिया की एजेंसियां रिपोर्ट कर रही थी कि इमरान खान इज गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इन्होंने why didn't he prepare his team first? Because he has set up such a high moral ground that he is going to form the government, and he is the one who set this high moral टीम को आप 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में तैयार नहीं कर सकते। टीम को तैयार करने पे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, उसमें आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, उन्होंने ये लोग प्रोड्यूस करने होते हैं। इमरान खान किसी फैक्ट्री में जाके ये लोग नहीं बना सकता। अब सवाल ये पाता है कि अगर ये लोग मौजूद हैं, हफीज शेख साहब की शक्ल के लोग मौजूद हैं जिनके पास एक्सपर्टीज हैं और वो पाकिस्तानी लोग हैं, तो क्यों ना उनको यूटिलाइज किया जाए, क्यों ना उनके नॉलेज से फायदा उठाया जाए। बल्कि मैं यहां पर ये भी कोट करना चाह रहा हूं, जो जवाब आपको देना था मैं खुद दे रहा हूं, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी 2008 में, उस वक्त उन्होंने इसहाक डार को वजीर खजाना लगाया था जी। तो इसमें कोई कबात नहीं है, कोई कबात नहीं। और सेकंडली दूसरा ये है जी कि देखें, कंट्री कम्स फर्स्ट, जो मुल्क के मफादात हैं वो फर्स्ट आते हैं। और सेकंडली जो इस वक्त जो इमरान खान ने टीम अभी वो उसको फॉर्म किया है, अगरचे वो टीम जो है लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, डिफरेंट फील्ड से बाहर से आ रहे हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा जो आपको कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि ये लोग इमरान खान की लीडरशिप के अंडर रह के काम करेंगे। ठीक है। और विजन और डायरेक्शन किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अवाम में मायूसी बढ़ चुकी है और इमरान खान इज येट टू बी फेल्ड टू डिलीवर, उनसे मायूस हो गए लोग। देखे ना, ये बहुत पैथेटिक एक्शंस हैं मीडिया से, और मीडिया पे कुछ लोग जो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, बेसिकली ये लोग पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं। कौन से दोस्त? मीडिया में कौन से दोस्त? मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, देखे ना, ये आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वो दूसरी पार्टियों के पेड हो या जो भी हो। देखें, आप पाकिस्तान दुश्मन तो नहीं, पाकिस्तान की दुश्मनी तो ये हो सकती है ना, देखें ना, इकोनॉमिक एनर्जी पैदा करना मुल्क के अंदर और ऐसे रीजंस देना जिनकी कोई गुंजाइश ना हो, ये तो मुल्क के साथ दुश्मनी हो सकती है। अब मीडिया अगर इन लोगों को क्रिटिसाइज करना भी है इमरान खान की गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट के सेक्टर जो कुछ एक्शंस हैं उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप अपोजिशन देखें पाकिस्तान में, उनका एटीट्यूड ये है जी कि इमरान खान फेल हो गया, असद उमर फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती इन सिचुएशन में तो वो क्या करते? नून लीग के पास ये जो डेट आता, इतना बड़ा तजारती खसारा आता, तो वो क्या करते? उन किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। असल में जो इश्यू ये है कि वो एक इनाद की बुनियाद पे, क्योंकि सम पीपल जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, यानी मीडिया की एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें आज भी वो इमरान खान को एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका एटीट्यूड यह है कि इस गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से फेल कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान फेल हो गया, उसकी ऑनेस्टी, उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से, और जिस तरह पाकिस्तान के साथ जिस तरह उसकी गवर्नमेंट जो है, यानी पैट्रियोटिकली जिस तरह उसकी लीडरशिप डिलीवर कर रही है और कोशिश कर रही है डिलीवर करने की, तो उसके बाद पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर नहीं देखना डिलीवर। उन्होंने कहा था लोगों से पैसा रिकवर करेंगे, वो हुआ नहीं अभी तक। अब देखिए, इसमें एक प्रोसेस लगती है। आप ओवरनाइट किसी से पैसे रिकवर नहीं कर सकते। या तो आपके अंदर, आपके मुल्क में जंगल का कानून हो, आप सब लोगों को, आप बादशाह हो, सबको उठा के किंग सलमान की तरह जेल के अंदर डाल दें और उनसे जाके उनको कहें जी भाई इतने इतने पैसे जमा कराओ, बाहर जाओ।
ये तो इमरान खान नहीं कर सकता। आपके मुल्क के अंदर एक पूरा सिस्टम मौजूद है, आपकी जुडिशरी मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, जो 30 ईयर्स से हुक्मरान कर रही है, इमरान खान ने तो हुक्मरानी नहीं की, उन्होंने हर जगह अपने सियासी लोग जो है अपॉइंट किए हुए हैं। अब इमरान खान को चाहिए ये होगा कि अगर उसने पाकिस्तान को सुधारना है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो जितने भी की इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जो भी पॉलिटिकली लोग अपॉइंटेड हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, उनको साइडलाइन पे करना पड़ेगा, उनके साथ उसको न्यू लोगों को इंडक्ट करना पड़ेगा। वो लोग इंडक्ट करके उनसे फायदा उठाना चाहिए इमरान खान को। आप पर उम्मीद है, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इमरान खान इज गोइंग टू डिलीवर एंड दिस इज द होप फॉर पाकिस्तान? देखें जी, इमरान खान के बगैर कोई होप और है ही नहीं इस वक्त। आज के दौर में पाकिस्तान की वाइड उम्मीद और पाकिस्तान के लोगों को भी चाहिए, अगर कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है, लेकिन लोगों को सब्र करना चाहिए, लोगों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। और साथ देने की वजह यह होगी कि क्योंकि इमरान खान अगर कुछ कर रहा है तो लोगों को यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो पार्क लेन में अपने फ्लैट्स नहीं ले रहा, वो लंदन में कोई बड़ा होटल जरदारी साहब की तरह नहीं खरीद रहा, इमरान खान दुबई में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना रहा। इमरान खान जो कुछ भी कर रहा है उसने कहा कि मेरा मरना जीना पाकिस्तान है। अब लोगों को चाहिए कि इमरान खान की इन हालात में पूरी सपोर्ट करें। और मीडिया में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इमरान खान जो है उसको पूरी सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की, उसको पूरी सपोर्ट है पाकिस्तान आर्मी की, और मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए इवेंचुअली डिलीवर करके रहेंगे। क्योंकि चेंजिंग द टॉपिक, आपको पता है कि बरतानिया में और यूरोप के बाद मुल्कों में, फ्रांस में क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से बहुत सारे मुजाहरे किए जा रहे हैं। अब ये माहौलियात की तब्दीली, ये आलूदगी, क्लाइमेट चेंजिंग, हाउ वरिंग दिस इज, कितना वरिंग है? और अगर आप पाकिस्तान में जो हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं उनको आप अगर समझा सकें कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में जो क्लाइमेट है, यानी वेदर के पैटर्न्स जो वो चेंज हो रहे हैं, जहां किस तरह चेंज हो रहा है? इसका कई जो हीट वेव्स आ रही हैं, जहां अनएक्सपेक्टेड हीट वेव्स आ रही हैं, कुछ मुल्कों में इस तरह की बारिशें हो रही हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड पहले नहीं हुई थी। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिस्टर्बेंस ऑफ द पूरे सिस्टम, निजाम का दरम बरम हो रहा है, लोगों की फसलों का नुकसान हो रहा है। इसका आलूदगी से क्या ताल्लुक है? इसका पोल्यूशन, जितनी भी आप ज्यादा हवा में पोल्यूशन आप क्रिएट करते हैं, ज्यादा आलूदगी क्रिएट करते हैं, उससे आपकी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट होती है, आपका जो ओजोन लेयर है उसको अफेक्ट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके और यूरोप में जो कुछ लोग ये कर भी रहे हैं। मकसद ये है कि अगर मैं बयान कर सकूं थोड़ा सा, कि जो सूरज की हीट है, जो गर्मी है, उसको हमारा ओजोन लेयर कवर करता है। ठीक है जी। पोल्यूशन या आलूदगी की वजह से वो डैमेज हो रहा है और जमीन हमारी जो है उस पर ज्यादा हीट पड़ रही है, यानी गर्मी पड़ रही है। इस वजह से बारिशें ज्यादा हो रही है और नुकसान ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें, रिसेंटली जितनी बारिशें हुई हैं अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं, और बहुत सारी हमारी क्रॉप्स जो है उनको नुकसान हो गया है। दुबई में, इन जगहों में बहुत सारा, सऊदी अरब में फॉर एग्जाम्पल हुई है, बारिशें हुई है, और आइंदा सालों से और ज्यादा होगा। यूरोप में देखे ना, ये जो लोग क्लाइमेट प्रोटेस्टर है, एक तो कुछ उसमें से कुछ जेन्युइन लोग भी प्रोटेस्ट, लेकिन इट इज वरिंग सिचुएशन एनीवे। द वे दे डू इट इज नॉट राइट, बट इट इज वरिंग फॉर नो बट दीस पीपल आर एक्चुअली, मैं आपको ये बताऊं कि यूरोप में भी एक ऐसी क्लास मौजूद है कि वो किसी ना किसी तरीका से यहाँ की गवर्नमेंट्स को अनस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अपने जो द इशू इज राइट बट द वे इज नॉट राइट। कैन आई चेंज द सब्जेक्ट? यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, 2 मई को यहाँ यूके में इलेक्शन हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के। आप अपनी वजीर आजम को क्या मैसेज देंगे? इफ शी डज नॉट स्टेप डाउन बिफोर द 2nd of May, your party is going to lose. If she resigns before the 2nd of May, your party is going to win in local election. Am I right or wrong? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, प्राइम मिनिस्टर को हमारा मैसेज यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कोशिश की है ब्रेक्जिट को डिलीवर करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर सकी। इसकी वजह ये नहीं है कि वो इनकम्पिटेंट थी या वो चाहती नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर
ऐसी सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से, और प्लस गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं थी और कोalition पार्टनर्स थे डीयूपी के साथ। Do you demand resign to be मेरी ख्वाहिश ये है कि एज ए मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इट्स टाइम टू गो फॉर हर। अब प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए और न्यू लीडरशिप इंडक्ट होनी चाहिए, वो लीडरशिप। But at the same time, I would ask you that I was interviewing Afzal Khan, a member of parliament, who's a shadow minister of immigration. He has raised 3 times in the parliament that prime minister should intervene, and there is Islamophobia exists within the conservative party. Why you people are supporting conservative party while you can't change simply the mindset of the conservative party against Islam? आई थिंक देखें, जो इस्लामोफोबिया है ये एक पूरा एक फिनोमेना है। Yes. ये सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अप टू ए डिग्री मौजूद है। और सबसे ज्यादा जो इस्लामोफोबिया है वो हमारी ब्रिटिश मीडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर है। आप किसी न्यूज़पेपर को उठा के देख लें, जहां कोई वाकया होता है मुसलमानों के रिलेटेड, तो उसको किस तरह पेश किया जाता है, उसको किस तरह हाईलाइट किया जाता है। कंजर्वेटिव के अंदर देखिए, हम लोग जो कंजर्वेटिव के अंदर हैं, हम अपने कंसर्न्स को रेज करते हैं और पॉलिटिक्स का बुनियादी मकसद ही यही होता है कि आप पार्टी के अंदर जाके अपनी आवाज को बुलंद करें। और अगर कुछ सेक्शंस ऑफ द पार्टी जो है वो इस्लामिक फोबिक हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं, मैं नहीं कहता कि पार्टी इस्लामिक फोबिक है, उसमें इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हो सकता है लेबर पार्टी से ज्यादा लोग हों कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो इस्लामिक फोबिक हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम एक साइड पे जाके बैठ जाएं। और आइडिया ये होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर कि हम उन लोगों के साथ मिलकर बैठकर जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको एड्रेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर यासीन रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। यही था आज का मेरा प्रोग्राम। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शिराज खान को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।